भावना और आत्मा का मूल्यांकन होता है। जो शैक्षिक आत्मूल्यांकन होता है उसमें अध्ययन, अपनी समझ और अपनी प्रगति का मूल्यांकन होता है। और जो तीसरा होता है व्यवसायिक आत्मूल्यांकन, उसमें कार्यस्थल, अपनी दक्षता और अपने प्रदर्शन का आत्मूल्यांकन होता है। हेलो, अब घंटी तो बज चुकी है, लेकिन हम सीधे 2 मिनट का समय लेंगे अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। आत्मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में मदद करती है। यह शिक्षा, व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। यदि आत्मूल्यांकन को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को अच्छी तरह से समझ सकता है। आत्मूल्यांकन का मतलब व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करे। आत्मूल्यांकन के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ जानना ही पर्याप्त नहीं होता है। अभी तो यह जरूरी है कि मानव में इनके प्रति जागरूकता पैदा की जाए, जिससे कि मानव को आत्मज्ञान और स्वयं को और अपने उद्देश्यों को पहचानने की शक्ति का निर्माण हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आत्मूल्यांकन पर प्रकाश डाला बहुत ही कम शब्दों में, लेकिन बहुत सटीक जो है आपने आत्मूल्यांकन के निष्कर्ष पे प्रकाश डाला है। अगली कड़ी में हम इस महाविद्यालय के आईक्यूएसी हेड मिस्टर चंदन कुमार गुप्ता को अपने शोध पत्र के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूँ। मिस्टर चंदन कुमार गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, शिक्षक कर्मचारी और हमारे छात्र छात्राओं, सभी को इस राष्ट्रीय सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज जो मेरा शोध का विषय है स्वयं एवं सहकर्मी मूल्यांकन। स्वयं मीन्स सबका टॉपिक भी होगा, बहुत लोगों का स्व मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका सेमिनार है इसके मुख्य टॉपिक है, सब टॉपिक है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्वजनों ने कल से लेकर आज तक हमारे भविष्य के एग्जामिनेशन सिस्टम, उनके डेवलपमेंट, उनके समावेशन पे बहुत सारे बातचीत किए। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी सब सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारी एग्जामिनेशन हैं, उसमें हम किन्हीं गुरुओं के माध्यम से जो बताए गए रास्ते होते हैं उन पे चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोर्स को पढ़ते हैं और इसके बाद हम जो है किसी न किसी परीक्षा से गुजरते हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो हमारा स्व मूल्यांकन है, हम इनको जो है कैसे करें, इसमें हमें बहुत सारे द्वंद्व होते हैं। तो हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो आज का जो शैक्षिक परिदृश्य जो बदल रहा है वो भी
भी बहुत धीरे से नहीं, बहुत तेज गति से बदल रहा है। हम देखेंगे विगत अगर एक दशक की बात करें, 10 वर्षों की बात करें, तो जो हमारा जो जगह है पूर्ण रूप से एआई लेता हुआ नजर आ रहा है। और हम जब स्व मूल्यांकन की बात करते हैं और जब हमारा जगह एआई ले लेगा, वो हमारा मूल्यांकन करेगा, तो हमारे जो नैतिक मूल्य है, आचार है, विचार है, हमारे चरित्र हैं, उन सबका मूल्यांकन हम अपने से किस प्रकार से करेंगे, इस पर काफी बंद होती है। इसमें हम देखते हैं कि आत्म मूल्यांकन के साथ साथ हमने अपने सहकर्मी का भी मूल्यांकन करना है। जैसा कि आप लोगों ने बीएड अभी ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप पर जो बच्चे गए हैं, तो आप लोगों ने पीयर ऑब्जर्वेशन का नाम सुना होगा उसमें। तो पीयर ऑब्जर्वेशन का जो मेन लक्ष्य है, ऑब्जर्वेशन में हम चोरी कर लें, आपने जो काम नहीं किया है वो भी उसको उसमें ऐड कर दें आप। तो ऐसा नहीं, एकदम ईमानदारी से करिए। वही पीयर में भी अगर आपका मित्र हो, चाहे आपका क्लासमेट हो, चाहे आपका सहपाठी हो या आपका कलीग्स हो, उसका भी मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ईमानदारी पूरी तरीके से रखना चाहिए। तो देखिए, हर शोध का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इस शोध का भी कुछ उद्देश्य है। घंटी तो बच चुकी है, टॉपिक बहुत लंबा है। इसमें हम इस हमारे जो उद्देश्य है इस टॉपिक के, इसमें हम सैद्धांतिक पदार्थों को जांच करना जानेंगे, चुनौतियों और सीमाओं की जांच करना सीखेंगे, व्यवहारिक कार्यान्वयन रणनीतियां की जो हम पहचान करना वो भी जानेंगे। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे अभी पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं, घंटी भी बच चुकी है। समय का ध्यान रखते हुए हम अपने वाणी को विराम देंगे और जब एक प्रोसीडिंग बुक के रूप में जब ये जाएगा टॉपिक, उसमें आप सभी जितने भी प्रतिभाग करने वाले लोग हैं वो उसमें समुचित इसका जो है निष्कर्ष है उसको आप पढ़ सकेंगे, जो इसमें आपको काफी लाभदायक होगा। तो मैं अपने इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अगली कड़ी में मिस्टर विक्रांत कुमार सर को खुशबू कुमारी बीएड फर्स्ट ईयर, मैं खुशबू दुबे अपने यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक गणों एवं मैम को सादर प्रणाम करती हूँ एवं सह प्रशिक्षुओं को नमस्कार। मेरा आज आप लोग के समक्ष टॉपिक है एडीपी 2020 में मूल्यांकन के नए दृष्टिकोण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली नीति है। यह नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के तथा शिक्षा के हर पहलू को पुनः परिभाषित करती है। मूल्यांकन प्रणाली में भी इस नीति के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले की शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन केवल परीक्षाओं पर आधारित होता था, जिससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और व्यवहारिक विकास का सीमित रह जाता था। लेकिन एडीपी 2020 ने मूल्यांकन को अधिक समग्र, बहुआयामी और कौशल आधारित बनाने का दृष्टिकोण अपनाया है। मूल्यांकन के नए दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है, जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन। एडीपी 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा देती है, जिससे विद्यार्थियों को निरंतर प्रगति को ट्रैक किया जा सके। इसमें केवल अंतिम परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय
पूरे साल की गतिविधियों, परियोजनाओं, व्यवहारिक कार्यों और कक्षा में भागीदारी को शामिल किया जाता है। 360 डिग्री मूल्यांकन तक एडीपी 2020 के तहत रिपोर्ट का नया प्रारूप अपनाया गया है। इसमें केवल अंकों पर ध्यान न देकर संपूर्ण विकास का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें आत्म मूल्यांकन का मतलब है छात्र, शिक्षक या संस्था द्वारा खुद का मूल्यांकन, ताकि यह समझा जा सके कि उन्होंने कितना सीखा है, क्या सुधार की जरूरत है और आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है। दूसरा है सहकर्मी मूल्यांकन। सहकर्मी मूल्यांकन का मतलब है एक जैसे स्तर पर पढ़ने या काम करने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारी एक दूसरे के काम का मूल्यांकन करें, यानी छात्र अपने सहपाठियों के कार्यों, परियोजनाओं या प्रस्तुतियों को देखकर उन्हें प्रतिक्रिया देते हैं और सुधार के सुझाव देते हैं। तीसरा है शिक्षक मूल्यांकन। शिक्षक मूल्यांकन का मतलब है शिक्षकों के शिक्षण कार्य, व्यवहार, शैक्षणिक योग्यता और विद्यार्थियों के साथ उनके संवाद का मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि शिक्षक कितनी प्रभावी ढंग से पढ़ा रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में कितना योगदान दे रहे हैं। परिणाम आधारित मूल्यांकन पारंपरिक रटने वाली शिक्षा के बजाय एडीपी 2020 कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है। विद्यार्थियों का रचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और रचनात्मकता जैसे कौशलों का मूल्यांकन करना है। अनुभवात्मक और व्यवहारिक मूल्यांकन और तकनीक आधारित मूल्यांकन है, जो कि आप सब जानते हैं। बोर्ड परीक्षाओं का पुनर्गठन। पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप बदलना। बोर्ड परीक्षाओं के उद्देश्य केवल स्मरण शक्ति की जांच करना नहीं होगा, बल्कि योग्यता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। अब बोर्ड परीक्षाओं में ओपन बुक एग्जामिनेशन, केस स्टडी बेस्ड प्रश्न और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित प्रश्न को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका निष्कर्ष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू कुमारी, इन्होंने मूल्यांकन पे प्रकाश डाला। अब अगली कड़ी में अंजना कुमारी, बीएड सेकेंड ईयर, सेशन 2023-25। अंजना कुमारी। उसके बारे में जब आप पेपर प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने पेपर को पढ़िए मत। मेरा सलाह, पेपर जो लिखते हैं लिख करके ला के पढ़ लेना। यहाँ आइए तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए, क्लास बताइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना टॉपिक बताइए, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, कोई सजेशन या कोई रिकमेंडेशन है तो मुझे बताइए। जब आप पेपर पढ़ते हैं तो ये मेरा एक सजेशन है, एक बड़े होने के नाते जो आप हम लोग जानते हैं तो कहीं इसको अच्छा नहीं माना जाता। एजुकेशनल फील्ड में आप जाते हैं, आप जब कोई लिखा पढ़ी पढ़ते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब आप जो कहीं से लिखवा दिए, कोई ला करके बोल दिए, इसलिए इसको जो भी है आप उसको एक बार देख लीजिए, हेल्प ले सकते हैं अपने उससे, लेकिन उसका जो सारांश है आपके टॉपिक का वो बताइए, और कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन, कोई क्वेश्चन हो उसको बताइए। तो ये हमें कब लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, माननीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक गण में सहपाठी एवं उपस्थित सभी गणमान्य जन, मैं अंजना कुमारी बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा अध्यापिका हूँ और आपके सामने इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है नई मूल्यांकन पद्धतियां, निरंतर एवं समग्र दृष्टिकोण। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में केवल मूल्यांकन परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। अब आवश्यक हो गया है कि विद्यार्थियों को अपने सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की ओर बढ़े। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं CCE पर चर्चा करना चाहूंगी। CCE का मतलब है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में परिवर्तन लाए जाते हैं। मूल्यांकन तकनीकों में उपयुक्त प्रयोग के द्वारा अध्यापक निश्चित करता है कि विद्यार्थियों ने कितनी। नेक्स्ट है शिक्षक छात्र संबंध। अगर समय समय पर मूल्यांकन होता जाए तो इससे बच्चे और छात्र में एक परस्पर सहसंबंध बनता है। बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2024-26 माधुरी कुमारी। भूमि, संस्कृति, भाषाओं, क्षमताओं और दृष्टिकोण वाले छात्रों को शामिल करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना। इसका मतलब है कि सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त हो और वे पूरी क्षमता तक पहुंच सके, भले ही वे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों। समावेशी और विविधता को प्रोत्साहित करने वाली परीक्षा प्रणाली का अर्थ है ऐसा परीक्षा प्रणाली का विकास करना जो सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, टीम वर्क दे सकते हैं बच्चों को। छात्रों को विविध तरीके से मूल्यांकन करने से प्रोत्साहित करें। छात्रों को विविध तरीके से मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने से उन्हें अपनी ताकत दिखाने और अपने कमजोर क्षेत्रों में काम करने में मदद मिलेगी। छात्रों को भागीदारी को प्रोत्साहित करें। छात्रों को कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें सीखने में अधिक रुचि रखने और अधिक जानने में मदद मिलेगी। जैसे किसी चर्चा में भाग लेने की प्रदान करता है और सीखने की गुणवत्ता में सुधार करता है। विविधता का सम्मान, यह विविधता को महत्व देता है और प्रत्येक छात्र की पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। सामाजिक संबंध, यह छात्रों के बीच सामाजिक संबंध और सहभागिता को बढ़ावा देता है। आत्मविश्वास, यह छात्रों को आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमता और प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। और यह प्रतिभा की पहचान, यह प्रणाली केवल याददाश्त पर निर्भर नहीं होती बल्कि विविध करना चाहिए और विशेष प्रभावों द्वारा समर्थित लचीले मूल्यांकन दृष्टिकोण और शैक्षिक मानकों को बनाए रखते हुए सभी के लिए सफलता की संभावना और अधिकतम शामिल करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। चलाओ, समावेशी सोच से समाज को जगाओ, समावेशी सोच से समाज को जगाओ। हर रंग हर रूप हर सोच है प्यारी, हर रंग हर रूप हर सोच है प्यारी, शिक्षा में हो सबकी बराबरी सारी, जो थोड़ा अलग है वो भी अपना है, जो थोड़ा अलग है वो भी अपना है, समावेशी शिक्षा का यही सपना है, समावेशी शिक्षा का यही सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी कुमारी, समावेशी शिक्षा पे आपने अपना पेपर प्रस्तुत की। अब हम अगले कड़ी में बीएड फर्स्ट ईयर की छात्राध्यापिका नई दिशा दे दी है, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में उभरी है। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा छात्रों को
फ्लेक्सिबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड टेक्निकल एफिशिएंसी, यानी कि लचीलापन, लाभ और चुनौतियों को विश्लेषण करना और इसके अधिक प्रभावी बनाना उपायों की चर्चा करना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। पहला है डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल फॉर्म्स मॉडल, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स एंड जूम्स आदि। सेकंड है क्वेश्चन बैंक, इसमें विभिन्न प्रकार के लघु उत्तरीय निबंध आदि हो सकते हैं। तीसरा है टाइमर एंड जिसमें ऑटोमेटिक सेविंग द्वारा समय सीमा की बचत की जा सकती है। चौथा है प्रेटोरियल सिस्टम जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए परीक्षा की निगरानी की जाती है। उत्तरों के ऑटोमेटिक मूल्यांकन से भेदभाव की संभावनाएं कम हो जाती है। तीसरा है मोटिवेशन ऑफ इनोवेशन, यानी नवाचार की प्रेरणा, तकनीकी समय बढ़ती है जो आधुनिक युग की मांग भी है। चौथा है यूजफुल ड्यूरिंग डिजास्टर, यानी आपदा के समय में ऑनलाइन एग्जाम का उपयोग, जैसे कोविड-19 जैसे संकट के समय में भी शिक्षण प्रक्रिया जारी रहेगी। पांचवा है हेल्पफुल ऑफ डाटा एनालिसिस, यानी छात्रों के प्रदर्शन को विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसे अनंत बना दिया है। धन्यवाद, जय हिंद। अब अंकित कुमार जी अपना शोध प्रस्तुत करेंगे। अगर हम बात करें आत्ममूल्यांकन की, तो आत्ममूल्यांकन का मतलब ही होता है स्वयं का मूल्यांकन करना। आत्ममूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिससे हम अपनी कमजोरी और अच्छाई को दोनों को पहचान पाते हैं। हमसे बेहतर हमको इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता है, ना मेरे दोस्त, ना मेरा परिवार, ना मेरा टीम। सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट असेसमेंट फॉर दिस लाइफ। आत्ममूल्यांकन वह ताकत है जिससे हम दुनिया की कठिन से कठिन और सरल से सरल काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर उसका उद्देश्य सहपाठी को डिमोटिवेट करना नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ते पे लाना होता है। अगर हम बात करें रामायण की, तो बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम शिव धनुष को उठाने चले थे। तब उनके गुरु विश्वामित्र जी को ज्ञान और विश्वास था कि हमारा शिष्य इस कार्य को बहुत सफलतापूर्वक कर सकता है। इसे ये है, कभी हमने अपने आप से पूछा है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्यों जा रहे हैं? कभी खुद के लिए 10 मिनट निकाला है? कभी अपने आप से सवाल किया है कि आज हमने किया क्या है, आज हमने क्या अच्छा और क्या गलत किया है? बहुत बहुत धन्यवाद अंकित कुमार। अब अगली कड़ी में नंदिनी कुमारी, बीएड फर्स्ट ईयर। Today my seminar topic is online examination, the era of digital education. तो first of all हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या है डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा एक ऐसा मूल्यांकन है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल से इंटरनेट पे कराई जाती है। इसमें ट्रेडिशनल पेपर मेथड की बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहीं से भी दूर दराज से भी इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से जो टीचर्स है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सबके मन में जो काम को लेकर मन में जो भारीपन रहता है वो हल्का हो गया। इससे कैंडिडेट का रिजल्ट बहुत जल्दी चेक हो जाता है और इससे टाइम भी सेव होती है। रिजल्ट इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलती है और स्टूडेंट से भी टाइम यूज किया जा सकता है क्योंकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के फीचर्स क्या क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है, तो
इससे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है और जिससे टाइम की बचत होती है। रिमोट प्रोक्टरिंग के माध्यम से इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक समय में अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसमें किसी भी फिजिकल फैकल्टी की जरूरत नहीं होती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। इसमें जो पेपर का खर्च होता था छोटी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ डेटा गोपनीयता संबंधी जुड़े जो धोखाधड़ी को लेकर मन में चिंता रहती है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, तो ऑनलाइन परीक्षाएं जो है शिक्षा को डिजिटल बनाने की एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हमने देखा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। और फ्यूचर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ऑनलाइन परीक्षाओं में जितनी भी चुनौतियां उसका भी सुधार होता जाएगा और दिन ब दिन इसका प्रचलन बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू। Shikha Kumari, B.Ed first year student teacher. My topic is self and peer assessment. First of all, we go through introduction. Self-assessment encourages learners to reflect on their own performance, helping them recognize strengths and areas for improvement. While peer assessment is the process through which colleagues assessing each other's work. This method provides constructive feedback and can help individuals to identify areas for improvement on the perspective of others. Now we discuss about principle of self and peer assessment. It helps the student from passive recipient of feedback to active participant in their learning process. By reflecting on their own work and the work of peers, they develop a greater understanding on their strengths, weakness and learning process. Self and peer assessment encourages students to develop critical thinking, analytical and evaluation skills. Peer assessment provides opportunities for students to learn from each other and develop their communication and collaboration skills. Peer assessment allows the student to learn from different perspectives and gain a broader understanding of the learning material. Steps to set up self and peer assessment. By defining the learning objectives, providing example and rubrics, train a student on measurement, incorporate peer review, choose an appropriate assessment tools, provide feedback and reflection time, monitor and adjust. Effect of self and peer assessment. Now I discuss about positive effect of self and peer assessment. Growth mindset, collaboration and communication, self-regulation, active learning, critical thinking and transferable skills. Negative effect of self-assessment. Overestimation, lack of awareness, negative effect of peer assessment. Influence of peer pressure and friendship, tendency to give same marks, fairness concerns, conclusion and cheating, lack of experience. Now I concluded this topic by explaining that self and peer assessment offer valuable opportunities for reflection, growth and learning by actively involving students in evaluation their own work and the work of others. This assessment can enhance understanding of learning objectives, promote critical thinking and develop self-regulation skills. By engaging in peer and self-assessment, students become more aware of their strengths and weakness and can better identify their areas for improvement. Thank you. स्टूडेंट हो ना, अभी सर ने बोला एक बड़ा अच्छा स्किल की बात सर ने अभी आपके सामने कही
की बात रखी उन्होंने कि जो आप देख रहे हैं उसमें से जो आपको ये लगे निष्कर्ष के रूप में उसी का आप एक्सप्लेन करें। उन्होंने अपनी बात यही रखी, एक दो लाइन जो भी हो उसको आप अपने मन से जमावट एक्सप्लेन करें। जैसे मान लीजिए आत्ममूल्यांकन की चर्चा आप कर रहे हैं ना, स्व मूल्यांकन की चर्चा आप कर, उसमें आपने क्या पढ़ा बस उसी बात को रखना है। सबने आपके लिए आकर के इस मंच पे, इस पाठ मंच पे आकर के आपके लिए सभी बात को रखना। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, आत्मविश्वास के लिए। वही आत्मविश्वास की शक्ति को आपके अंदर जागृत करना, तभी आप पूर्ण रूप से शिक्षक बन पाए। शिक्षक के अंदर एक आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है। मेरा प्रणाम एवं मेरे सहपाठी को नमस्कार। मेरा टॉपिक है आज आत्ममूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन। आत्ममूल्यांकन वैसा मूल्यांकन है जिससे मेरा खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने आप को समझने जानने की क्षमता बढ़ती है। इसमें आत्ममूल्यांकन वैसा मूल्यांकन है जिसमें खुद को जानते हैं कि मुझे कब, कैसे और क्या करना चाहिए। मैं अपने आप की कमजोरी को जान सकेंगे कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है और कैसे डेवलप करेंगे जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। और समकक्ष मूल्यांकन वैसा मूल्यांकन है जिसमें मैं अपने सहपाठी का मूल्यांकन करते हैं और सहपाठी मेरे मूल्यांकन करते हैं। वो उनसे बात करके, उनका नोट्स पढ़कर, उनका प्रोजेक्ट देखकर जैसे उनका मूल्यांकन करते हैं, वो समकक्ष मूल्यांकन होते हैं। इससे ये फायदा होता है कि मैं सहपाठी को जान पाऊं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ये समकक्ष मूल्यांकन है। मैं निष्कर्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। ये दोनों प्रक्रियाओं से छात्र ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, आत्मविश्वास और सहयोगी की भावना रखते हैं। इसीलिए हर शिक्षक को चाहिए कि वह इन मूल्यांकन के विधि को अपनी कक्षा कक्ष में शामिल करे, ताकि छात्र न केवल अच्छे अंक ला सके बल्कि अच्छे और समझदार इंसान बन सके। हनुमान जी को अपना बल भूल गया, उनको पता नहीं था कि हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति है और हम विशाल समुद्र को लांघ जाए। तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आपके अंदर क्या है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो हम सभी शिक्षक आपको याद दिलाते हैं कि आपके अंदर कौन चीज है, वो कोई जरूरी नहीं है, वो चीज हो सकता है मेरे अंदर भी नहीं। अब देखिए कि पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे आत्मविश्वास के साथ इसने बातों को रखा। तो उस चीज को, अंदर के भाव को, अंदर की शक्ति को जगाना है। हम इसी के साथ अपने महाविद्यालय के बड़े अनुभवी शिक्षक श्री रजनी कुमार जी को पाठ मंच पे बड़े अदब और एहतराम के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज और इस सेमिनार में सभी का स्वागत है। जहां तक हम लोग कल से और आज तक बहुत ऐसे विद्वानों की बातें सुने हैं और इस सेमिनार में बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति आए जो अपने अनुभव को साझा किए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन किए। बहुत ऐसे प्रशिक्षु भी थे जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन किए और उससे बहुत ज्यादा हमें सीख भी मिली। तो हम भी कुछ अपनी टॉपिक को लेकर
इस बार मंच पे बता रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन के नए दृष्टिकोण तथा नए तरीके इसलिए हमने जोड़े हैं क्योंकि बहुत लोग मूल्यांकन के कार्य किए और इस मूल्यांकन के कार्य पे हमने देखा स्व मूल्यांकन, लोगों द्वारा मूल्यांकन, तमाम तरह के मूल्यांकनों का जिक्र किया गया है। लेकिन कुछ नए तरीकों को हमने इसमें ऐड कर दिए हैं कि जो दूसरों के अनुभव के द्वारा, दूसरों के मूल्यांकन के द्वारा हमें सीख मिलती है और वो जो सीख मिलती है कहीं ना कहीं हम किसी मूवी से, किसी सीरियल से, किसी व्यक्ति से या विशेष व्यक्ति से प्राप्त करते हैं। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति मिलता है और एक अनुभवी व्यक्ति मिलता है। अनुभवी व्यक्ति उन सारे अर्थों को बता सकता है, उन सारे चीजों को बता सकता है जो आपके जीवन में या उनके जीवन में व्यतीत हुई है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति बस उन शब्दों के चंद अर्थों को बता सकता है, उन अर्थों को समझा सकता है खाली। लेकिन जब हम दूसरों के मूल्यांकन से, क्योंकि समाज में है तो समाज में कहीं न कहीं समुदाय, शिक्षक, परिवार, माता पिता, यहाँ तक कि स्वयं हम जिम्मेदार होते हैं और स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं। जब हम मूल्यांकन दूसरों के द्वारा देखते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी गलतियों को लोग बता रहे हैं या छुपा रहे हैं या किसी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी गलतियों को कोई बताता है तो आप उस चीज को निगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव रूप में लीजिए, क्योंकि वो गलतियां नहीं है, वो आपके जीवन में जो गलतियां हो रही हैं उसमें सुधारने के लिए कुछ पॉइंटों को बता रहे हैं और जब आप सुधारेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ आपके जीवन में नया होगा। जब नया होगा तो जाहिर सी बात है कुछ आप खास करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में कोई गलतियां बताने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो तो जाहिर सी बात है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। और जो गलतियां बता रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो आप स्वयं हो। इसके साथ में ही जब हम पढ़ाई के दौरान कभी देखे होंगे आप शिक्षक को बेवकूफ बनाते, जब हम किसी टॉपिक को लिख कर ले जाते हैं या बता नहीं पाते हैं तो कहते हैं नेक्स्ट टाइम में हम करके आएंगे, नेक्स्ट टाइम में करके आते हैं। तो वहां पे आप शिक्षक को बेवकूफ नहीं बनाते, स्वयं को बेवकूफ बनाते हैं। और माता पिता जब आपको बार बार कहते हैं कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जैसे माता पिता की एंट्री रूम में होती है वैसे ही आप किताब खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही माता पिता चले जाते हैं आप किताब को बंद कर देते हैं। इससे तात्पर्य क्या है कि आप माता पिता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपको जीवन में पढ़ना नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई काम करना है अच्छी बात है, लेकिन समय नष्ट करने से अच्छा है कि आप उस ट्रैक को तुरंत छोड़ दीजिए और आप सही दिशा में जो आप करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं या जीवन जो भी कुछ करना चाहते हैं, अपने स्वयं के मूल्यांकन से उस कार्य को कर सकते हैं, ना कि किसी के प्रेशर में आकर उस कार्य को करिए, शिक्षक के प्रेशर में आकर कार्य करिए। अपने प्रेशर में आकर कार्य जिस दिन करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बातों को धन्यवाद। आज के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में हमने आप सभी प्रतिभागियों ने और हमारे परम माननीय शिक्षक जन विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से आए हुए, शिक्षण संस्थानों से आए हुए हमारे सभी प्रतिभागी बंधुओं ने गर्मागर्म बहस की, उस पर चर्चा किया और कई विचार निकल के सामने आए। उन विचारों का जो निष्कर्ष है वो आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। तो आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के जो तकनीकी सत्र है, इस तकनीकी सत्र के अंतिम कड़ी में मैं इस मंच पे अपने चेयरपर्सन को आमंत्रित करना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम की, जो इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे,
डॉक्टर पीयूष राज प्रभात सर, भवन पार्टी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेगूसराय। इन शब्दों के साथ सर को इस अध्यक्षी और बोधन के लिए इस मंच पे बुलाना चाहूंगा कि हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, सर आपको भी मिल सकता है हमसे बेहतर, लेकिन जब आप और हम मिल जाए तो इससे अलग और क्या हो सकता है बेहतर, इससे और धन्यवाद सर। पुनः एक बार आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की राष्ट्रीय सेमिनार की टेक्निकल सेशन का अध्यक्षता करने का जो मौका महाविद्यालय परिवार प्रबंधन समिति, पुनः एक बार मैं धन्यवाद दूंगा। हमें यहाँ विश्लेषण के लिए आप लोगों ने कैसे अपनी बातों को रखा, सुबह से यही बात हो रही है। मूल्यांकन जो विषय है, परीक्षा है, तो बड़ा ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि कोई विद्यार्थी कैसा अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसका रिस्पॉन्स बताना। जितने भी विद्यार्थी, आप सभी प्रशिक्षु यहाँ आए, आप अगर महसूस किए होंगे जब आपके कलीग्स यहाँ बोल रहे थे तो भावनाएं वही है, चीजें जो कहना चाह रहा है वही है, लेकिन प्रारूप सबके अलग अलग है। इसी तरह हम जब भी सीखते हैं, जैसा कि हम अपने भी उद्बोधन में आपसे कहा कि हम सभी शिक्षक पढ़ाते एक समान है, सीखते भी बच्चे एक समान है, लेकिन जब प्रशिक्षण प्रणाली आती है, रिजल्ट आता है तो एक समान नंबर नहीं आता। तो सबसे सीधा उदाहरण, अभी सब लोगों ने आपको बारी बारी से आए, बोले, सुने, तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमारे पास ज्ञान तो अलग अलग तरीके से आ रहे थे, हम उसमें तो उसी तरीके से आत्मसात करें। और इस महाविद्यालय के शिक्षक लोग भी जो उन्होंने अपनी बातों को, विचारों को यहाँ रखा, तो भी एक काफी दूरदृष्टि, क्योंकि शिक्षक को ये भी कहा जाता है कि शिक्षक एक दूरदर्शी होता है। अगर उसे आने वाले 2, 4, 5 साल बाद बीएड कोर्स का क्या भविष्य है, हम शिक्षक हैं तो क्या चुनौती है, ये अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा उसमें अपने आप को सुधार करना। एक सबसे अच्छी चीज है, बातचीत के दौरान आप लोग चर्चा कर रहे थे कि शिक्षक को नॉलेज कम हो। सर ने, उपाध्याय सर ने बात रखी कॉन्फिडेंस की, स्किल की जरूरत है। अब इस विश्लेषण का यही एक सार है ये कि ज्ञान कम हो चलेगा, कॉन्फिडेंस पूरा मजबूत रखिए, स्किल अपना सबसे बेहतर और सबसे अलग रखिए। और दूसरी बड़ी चीज जो आपके ऊपर हम एक प्रश्न आपको छोड़ करके हम जाना चाहते हैं, आप स्वतः मूल्यांकन करिएगा कि हम सभी मैट्रिक से, उससे नीचे से भी परीक्षा देते हुए यहाँ तक आए हैं। क्या कारण है कि मैट्रिक के एग्जाम में लघु उतरिए फिर दीर्घ उतरिए होता है ना। इंटर में आते हैं तो हमें स्ट्रीम बदलने की आजादी हो जाती है, और जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो वही एक क्वेश्चन जो लॉन्ग है उसको कम से कम 4 या 5 फुल पेज, यानी कि दोनों साइड मिलाकर के 10 पन्ना आपके लिखने की कैपेसिटी हो जाती है। इस पर जरूर आत्मसात करिएगा। इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया। इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए
बहुत धन्यवाद सर कि आप सभी के माध्यम से बहुत दूर दूर बातों को जो आपके द्वारा हम तक लाने का ये प्रयास किया गया, ये बहुत ही विचार पूर्वक प्रयास हम सभी के लिए एक सराहनीय सजेशन के रूप में है, सुझाव के रूप में है और हम लोग इसको जरूर ही आत्मसात करेंगे। अब अविलंब मैं इस बात मंच पे आमंत्रित करूंगा सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सर सत्र की समाप्ति पर क्या औपचारिकता है कि यहाँ आने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी का धन्यवाद अर्पित किया जाए। तो उस औपचारिकता को पूरा करने के अवसर देने के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। एक सार्थक विचार जो हमारे प्रतिभागियों से जो मिले, खास करके महाविद्यालय की छात्राएं प्रमुखता से अपने विचार प्रकट कर रही थी, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। प्रयास निश्चित रूप से आपका सराहनीय रहा है। शुरू में जब आप लोगों को देख करके अपना समय याद आता है, तो एक बार मैं कहना चाहूंगा, मैंने निसंदेह जब आप लोग के जगह पर हम लोग बैठते थे उस समय से अभी जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा अच्छी है। आप लोग की क्वालिटी हम लोग के क्वालिटी से अच्छा है। इसको और बेहतर करने की जरूरत है और बेहतर करने का जो माध्यम है वह एकमात्र माध्यम है आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण। परीक्षा की बात जब हम लोग करते हैं तो परीक्षा का अर्थ कौन बताए? कोई है इस बीच में? बोलिए। दूसरे की इच्छा परीक्षा, बहुत अच्छा। परीक्षा दूसरे की इच्छा, दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करें। वो क्या जानना चाहता है उसके अनुसार अपने को प्रस्तुत करें। और परीक्षण के लिए हमारे यहाँ सदियों से पुरातन से व्यवस्था हुई है और उसके लिए सबसे उपयुक्त महिलाओं को ही माना जाता है। हर अवसर पर खास करके शादी विवाह में जो परीक्षण करती हैं तो महिलाएं ही होती हैं। तो महिलाएं एक बहुत अच्छा परीक्षण होती हैं। इन सबके साथ आपके विचार अच्छे लगे और जितने भी आपके जो विचार सामने आए, सोचकर जितने भी प्रस्तुत किए गए वो अच्छा था, लेकिन इसको और बेहतर हम लोग बना सकते हैं। एक बार इस काम के लिए जो मेहनत आपने किया निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। अपना आभार प्रकट करते हुए आयोजकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। अभी टेक्निकल सेशन का अंत हुआ है। आप सभी को करीब करीब 15 से 20 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ। सभी लोग जाकर लंच करेंगे, ठीक है? और लंच ऐसा करेंगे कि अपने बगल वाले को भी मिल जाए। जैसे कल बहुत को नहीं मिला, मुझे खेद है इस बात का। बता काम गया मेरे समझ में नहीं आया। मैं हालांकि भरपूर व्यवस्था करके रखा था। मेरा ये कहना काफी आप लोग के हितकारी होगा। आप चाहें जल्दी जाए क्योंकि दूसरे रूप के लोग जा चुके हैं और जल्दी से आए। चाहिए
बच्चे खाने के लिए जाएंगे मुझे, ठीक है।
Silakan Bambi. Kaki Bambi. Yang naiknya? Yang naiknya? सबका दिखा गया सबको शुभम बैठ के ना शुभम बैठ के चलिए अपना खाना बैठ जाइए। सजेशन छूट गया। बताते जाना है कहाँ जा रहे हैं आप
खत्म हो गया सब खा लिया। ऑनलाइन चली ना क्या? हाँ चल रहा है, चल रहा है। 150 रुपया।